बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जनरल एंट्री की चर्चा की थी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम हैं वो देखे थे। वास्तव में हम दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम को देख रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली में कैसे प्रारंभिक लेखे यानी कि बुक्स ऑफ प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड कैसे तैयार की जाती इसको देख रहे हैं हम। उसी क्रम में हमने सबसे पहले देखा जनरल एंट्री करना यानी रोजनामचा प्रविष्टि करना, और इसके दो नियम मैंने बताए थे आपको। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत नियम, और दूसरा मैंने बताया था आपको आधुनिक मत यानी मॉडर्न अप्रोच। इन दोनों से कैसे जनरल एंट्री की जाती है, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे उससे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कैसे एंट्री की जाती है उसको मैंने बताया था। आज मैं और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और जनरल एंट्री की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई है, कुछ ट्रांजैक्शन नोट किए हुए हैं। इनकी कैसे जनरलाइज कर रहे हैं, इनको कैसे जनरल एंट्री करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है मोहन से माल क्रय किया, पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन। इसका मतलब क्या, जब जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन में यह लिखा हो कि इससे माल क्रय किया है, उससे उसको माल बेचा, किसी का नाम दिया हो, तो ऐसी स्थिति में उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना चाहिए, उधार मानना चाहिए। यहाँ पर मोहन से माल क्रय किया, इसको हम मोहन से उधार क्रय मानेंगे। अगर गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन लिखा रहता है या क्रेडिट परचेस फ्रॉम मोहन लिखा तो भी मतलब यही होता है, मतलब मोहन से उधार क्रय या मोहन से माल क्रय एक ही मतलब है। अगर ये लिखा होता है कि मोहन से माल नकद खरीदा, तो फिर मोहन का नाम लिखा होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फिर वो कैश ट्रांजैक्शन हो जाता, नकद खरीद हो जाती है। तो नकद खरीद और उधार खरीद में क्या फ़र्क है, ये समझना जरूरी है। जब किसी का नाम दिया हो कि इससे माल खरीदा या उससे माल खरीदा, और कोई कैश या नकद शब्द नहीं दिया उस ट्रांजैक्शन में, तो वो उधार खरीद मानी जाएगी। तो यहाँ पर मोहन से माल क्रय यानी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो मोहन और गुड्स यानी कि परचेस, गुड्स यानी कि परचेस। तो इसकी जब हम जनरल एंट्री करने जाएंगे तो मोहन से माल खरीदा तो मोहन पे उधारी हो गई हमारी, तो मोहन एक लायबिलिटी हो गई। तो देखिए लायबिलिटी अगर है, अगर हम इस नियम से करें तो लायबिलिटी में अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट होगी। मतलब मोहन एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि मोहन को हमें देना पड़ेंगे। मोहन से हमने उधार माल खरीदा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मोहन के रूप में एक नई लायबिलिटी या नया दायित्व बन गया। तो दायित्व में वृद्धि हो रही है, एक नया दायित्व बन रहा है ना, वृद्धि हो रही है। तो दायित्व में वृद्धि हो रही है ना, लायबिलिटी में इंक्रीज अगर हो रही तो क्रेडिट होगा। तो मोहन यहां पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और मोहन क्रेडिट होगा तो निश्चित रूप से गुड्स डेबिट हो गई होगा, गुड्स यानी कि परचेज डेबिट होगा। वैसे समझे हम नियम से, गुड्स आ रहा है, गुड्स क्या है, एक संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि हो रही है। तो देखिए असेट्स या संपत्ति में अगर इंक्रीज हो रही तो डेबिट होगी, तो इस लिहाज से, इस नियम से ये डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी इसकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। और कितने का है, 10,000 का, तो दोनों तरफ 10,000, ये एंट्री हो जाएगी इसकी। सॉरी, ये पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखेंगे आप, आपके सामने लिखा हुआ फर्नीचर क्रय, परचेस फर्नीचर या फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर क्रय किया गया। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि माल की खरीद और संपत्ति की खरीद में अंतर होता है, मतलब परचेस ऑफ गुड्स एंड परचेस ऑफ असेट्स में अंतर होता है। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर एक असेट्स है, संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति और माल में अंतर होता है। जब जब माल खरीदा जाएगा तब तब परचेस अकाउंट में एंट्री की जाएगी, माल बेचा जाएगा तो सेल्स अकाउंट में एंट्री की जाएगी। लेकिन अगर कोई संपत्ति या असेट्स खरीदी जाती तो असेट्स, उस संबंधित संपत्ति को, उस कंसर्निंग असेट्स की एंट्री की जाती है। तो यहां पर देखेंगे तो दो चीजें आ रही है, एक तो
फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा और नकद खरीदा या उधार, कुछ क्लियर नहीं तो नकद खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। कौन से? एक तो फर्नीचर का अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट। फर्नीचर और कैश दोनों संपत्तियां हैं, लेकिन एक संपत्ति आ रही है, दूसरी संपत्ति जा रही है। तो संपत्ति का नियम देखें हम, संपत्ति का नियम क्या है? इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। जो संपत्ति में वृद्धि हो रही है, जिस संपत्ति में वृद्धि हो रही है उसको डेबिट करेंगे और जिसमें कमी हो रही है उसको क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर खरीदने में, फर्नीचर आया हमारे बिजनेस में, फर्नीचर आया तो फर्नीचर नाम की एक एसेट्स में या संपत्ति में वृद्धि हुई, तो फर्नीचर डेबिट होगा इस हिसाब से। और कैश, क्योंकि फर्नीचर खरीदने में कैश जा रही है और कैश भी एक एसेट्स है और कैश कम हो रही है, तो संपत्ति कम होने, ये वाली संपत्ति हमारी कम हो रही है, कैश रूपी संपत्ति हमारी कम हो रही है, तो टू कैश अकाउंट। और जितना भी है वो 15,000 जो भी है वो लिख देंगे। ये मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा ट्रांजैक्शन है मोहन से खरीदा माल वापस। मोहन से खरीदा माल वापस, मोहन से खरीदा माल वापस है, गुड्स रिटर्न है ये। मोहन से खरीदा माल, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन वाज रिटर्न है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन वाज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस किया। तो मोहन से कब खरीदा था? नंबर 1 पे लिखा हुआ है मोहन से माल खरीदा। मोहन से माल हमने 10,000 का खरीदा था और उसी खरीदे हुए माल में से 3,000 का वापस किया। 10,000 का गुड्स परचेज किया था मोहन से पहले, लेकिन पता लगा कुछ गड़बड़ होगी तो उसमें से खरीदा हुआ माल वापस किया। जब खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, क्रय वापसी या बाय वापसी बोला जाता है। खरीदा हुआ माल वापस किया है तो क्रय वापसी या बाय वापसी बोला जाता है उसको। तो यहां पर देखिए, एक तो गुड्स हो रहा है, गुड्स अकाउंट है, और दूसरा मोहन का अकाउंट। ये दो अकाउंट इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि गुड्स अकाउंट के या माल खाते के कई रूप है, क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, मतलब परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। यहां पर गुड्स अकाउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि परचेज रिटर्न हो रहा है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? परचेज किया हुआ माल वापस किया जा रहा है। कब परचेज किया था? ये पहले परचेज किया था मोहन से, मोहन से परचेज किया हुआ माल अब वापस किया जा रहा है। तो ये गुड्स क्यों हो रहा है? परचेज रिटर्न की वजह से। मैंने शॉर्ट में लिख दिया परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न हो रहा है। तो एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट प्रभावित हो रहा है और मोहन अकाउंट। चूंकि गुड्स अकाउंट है और गुड्स अकाउंट को हमने संपत्ति के रूप में लिया है, तो ये गुड्स वापस किया, ये ना संपत्ति जा रही है। गुड्स के रूप में एक संपत्ति हमारी जा रही है, क्योंकि जब आया था तब इसको हमने संपत्ति माना था, तो जाएगा तब भी हम इसको संपत्ति जैसा ट्रीट करेंगे। तो ये असेट्स गुड्स के रूप में जा रही है और उसका नाम रहेगा परचेज रिटर्न है। तो देखिए असेट्स का क्या है? इंक्रीज डेबिट करेंगे और डिक्रीज क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज यहां पर क्रेडिट करेंगे। तो माल यहां से जा रहा है, माल यहां से जा रहा है और किसको वापस कर रहे हैं हम? मोहन को वापस कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी इसकी मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट है। जब खरीदा था तब मोहन क्रेडिट हुआ था, लेकिन वापस उसको कर रहे हैं तो मोहन डेबिट हो गया। इस नियम से भी देखें, पाने वाले को डेबिट करें और कहने वाले को क्रेडिट करें। यहाँ मोहन पाने वाला हो गया इसलिए डेबिट कर रहे हैं, और जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करें। तो क्या जा रहा है? माल जा रहा है, तो माल को क्रेडिट कर दिया हमने। चलिए अगला ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन है नकद विक्रय। नकद विक्रय में माल जा रहा है और कैश आ रही, क्योंकि नकद माल बेचा है।
तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश और सेल्स यानी कि गुड्स अकाउंट, सेल्स यानी कि गुड्स अकाउंट। तो कैश आ रही है, कैश एक असेट्स है, असेट्स में इंक्रीज हो रही है। इधर देखें तो जो चीज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसे डेबिट करो। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। टू कर देंगे हम, टू माल बिक्री हो रही है, तो बिक्री किस रूप में हो रही है, माल जा रहा है, माल एक संपत्ति है, और संपत्ति का जाना, ये असेट्स का जाना, असेट्स की इंक्रीज को डेबिट करेंगे, डिक्रीज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि माल यहां पर जा रहा है, माल कम हो रहा है, संपत्ति कम हो रही है, माल रूपी संपत्ति कम हो रही है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। और कितने का है, 20,000 का। फिर अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे हम, 5वां नंबर का, निजी उपयोग में माल लिया, 2,000 रुपए का निजी उपयोग में माल लिया है। गुड्स टेकन फॉर ड्राइंग, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। किसने लिया, बिजनेस के मालिक ने, बिजनेस के प्रोपाइटर ने बिजनेस से निजी उपयोग के लिए माल निकाला। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कैपिटल होती है, और जब बिजनेस से निजी उपयोग के लिए पैसा या माल निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। तो यहां पर ड्राइंग यानी कि आहरण, इसको आहरण बोलते हैं हिंदी में, आहरण किया, माल निकाला है ना, आहरण किया, चाहे माल निकाले निजी उपयोग के लिए, चाहे पैसा निकाले, वो आहरण कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट और आहरण खाता मतलब ड्राइंग अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बिजनेस के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और दो रूप में होते हैं। जब पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल कहलाएगी, और जब पैसे को निकालेगा या माल को निकालेगा तो वो ड्राइंग कहलाएगी। चीज एक ही है लेकिन दो रूप है। तो यहां पर ड्राइंग अकाउंट है और माल निकाला मतलब गुड्स अकाउंट है। जब माल को निकाला जाता है या माल किसी को दिया जाता है तो गुड्स या परचेस अकाउंट किया जाता है क्रेडिट, क्योंकि परचेस किए हुए माल में से तो देगा, वो जो माल परचेस किया था उसी में से दिया जाएगा। तो यहां पर देखेंगे ड्राइंग अकाउंट और परचेस अकाउंट, ये दो अकाउंट हो गए। तो ड्राइंग क्या है, एक तरह से कैपिटल के रूप मान लीजिए आप है। जब कैपिटल में डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, कैपिटल की डिक्रीज या कैपिटल की कमी आहरण है। कैपिटल की कमी क्या होती है, आहरण है, ड्राइंग है। तो यहां पर इस हिसाब से ड्राइंग अकाउंट डेबिट करें हम। और टू क्या करें, टू माल जा रहा है तो माल को संपत्ति माना, माल संपत्ति की अगर इंक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे और संपत्ति में कमी हो रही तो क्रेडिट करेंगे। माल रूपी यहां संपत्ति कम हो रही है तो टू परचेस अकाउंट। और कितने का निकाला वो, 2,000 का। ये हो गया। ध्यान दीजिए, माल निजी उपयोग के लिए निकाले, माल नष्ट हो जाए, माल चोरी हो जाए, या माल को सैंपल के रूप में, गुड्स को सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इन सभी केसेस में परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। परचेस अकाउंट को या क्रय खाते से सबको किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद है किराया मिला 5,000, वेतन दिया 2,000। ये एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही डेट में, ये मान लीजिए कि 6 तारीख है, 6 तारीख में किराया मिला और उसी तारीख में वेतन दिया। एक ही डेट में दो ट्रांजेक्शन आपके सामने हैं। तो इन दो ट्रांजैक्शन की एंट्री हम कैसे करेंगे, यहां करता हूं मैं। देखिए किराया मिला तो किराया, पहले किराया मिलने में क्या होती है, किराए में कैश और रेंट, दो चीज आ गई। किराया मिलने में कैश आ रही है, कैश क्या है, हमारी असेट्स है, और असेट्स की इंक्रीज को डेबिट करेंगे हम। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, अब टू रेंट, रेंट क्या है, इनकम है। तो इनकम का नियम क्या है,
इनकम में अगर इनकम और प्रॉफिट में क्या है, अगर डिक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे और इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर रेंट प्राप्त हो रहा है तो एक इनकम में इंक्रीज हो रही है, इनकम में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, इसलिए रेंट को क्रेडिट करेंगे। इस नियम के हिसाब से भी सोचें तो देखिए, कैश अकाउंट, कैश आ रही है, किराया मिला तो कैश पर, कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसे डेबिट करो। तो चूंकि कैश आ रही है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। और दूसरा है किराया खाता या रेंट खाता। रेंट खाता नाम मात्र का खाता है, नाम मात्र के खाते के नियम है एक्सपेंसेस को डेबिट और आय को क्रेडिट। यहां पर आय के रूप में रेंट अकाउंट आ रहा है क्योंकि आय प्राप्त हो रही है, तो टू रेंट अकाउंट, और जितना भी रेंट मिला 5,000 रुपये ये हुआ। अब इसी का साथ एक और दे रखा था, वेतन दिया। रेंट मिलना अलग चीज है क्योंकि रेंट का मिलना इनकम थी, लेकिन वेतन दिया यानी चुकाया, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो सैलरी और एक कैश। सैलरी दी तो कैसे दी, नकद दी, कैश में दी, तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। सैलरी का अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस का अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है, और एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट करेंगे। सैलरी के रूप में खर्चा बढ़ रहा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। इस नियम के हिसाब से देखें तो सैलरी नाम मात्र का खाता है, खर्चे वाला खाता। नाम मात्र के खाता या नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि एक्सपेंसेस को डेबिट, लॉस को क्रेडिट, तो सॉरी इनकम को क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस है सैलरी, तो इसलिए इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू करके क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट होता है उसे टू करके हम लिखते हैं, आप जानते हैं। तो क्योंकि सैलरी देने में कैश जा रही है और कैश असेट्स है, और असेट्स में इंक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। इस हिसाब से टू कैश अकाउंट, और 2000 की सैलरी पेड की उसको हमने यहां लिख दिया। यहां अगर देखेंगे तो कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो, तो कैश जा रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया हमने। अब एक और है आइटम, माल चोरी हुआ है, माल चोरी हुआ, गुड्स थेफ्ट है, गुड्स थेफ्ट हुआ या गुड्स स्टोलन बोल सकते हैं, गुड्स स्टोलन ₹10,000 माल का चोरी होना। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक तो माल का चोरी हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, मतलब माल की चोरी का अकाउंट होता है वो अकाउंट, और एक माल का खाता। अब मैंने आपको बताया कि माल चोरी हो जाए या माल निजी उपयोग के लिए निकाले या माल नष्ट हो जाए या माल को सैंपल एडवर्टाइजमेंट के रूप में बांट दिया जाए, इन सभी मामलों में परचेस अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां पर माल की किसी भी तरह की अगर जावक होती है, मैंने जिन चीज़ों को बताया उनके रूप में अगर माल जाता है कहीं पर भी तो परचेस अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो गुड्स अकाउंट है, माल चोरी हुआ, माल का खाता या गुड्स अकाउंट क्या है, हमारे नियम के हिसाब से असेट्स अकाउंट है, और असेट्स में इंक्रीज को डेबिट करेंगे और डिक्रीज को क्रेडिट करेंगे। माल के चोरी होने में माल खत्म हुआ, चला गया माल, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए डिक्रीज हो रही तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा माल अकाउंट को। अब लॉस बाय थेफ्ट अपने आप में क्लियर है कि ये एक लॉस का अकाउंट है, और एक्सपेंडिचर एंड लॉस के बारे में नियम है कि इंक्रीज अगर लॉस बढ़ती है तो डेबिट होगा, घटती हो तो क्रेडिट होगा। ये एक नई लॉस पैदा हो गई, माल की चोरी एक लॉस है और लॉस में इंक्रीज हुई है, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1000।
ये 7 ट्रांजैक्शंस आपके सामने लिखे थे और इन 7 ट्रांजैक्शन की मैंने आपको एंट्री करके बताई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जनरल एंट्री के फॉर्मेट ऑफ जनरल प्रविष्टियों का प्रारूप क्या रहेगा। हम जनरल प्रविष्टि ऐसे ही नहीं कर सकते जैसे सामने देख रहे हैं। हमें जब जनरल प्रविष्टि करना होगी, जनरल एंट्री जब करना होगी तो इस फॉर्मेट में करेंगे। क्या फॉर्मेट है, ये आपके सामने बना हुआ है। देखिए, इसमें एक कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा कॉलम होता है। फिर है LF नंबर, मतलब लेजर फोलियो नंबर, खाता पृष्ठ संख्या है। फिर से बता रहा हूं, डेट यानी कि तारीख, दूसरा पर्टिकुलर यानी कि विवरण, तीसरा है लेजर फोलियो नंबर LF नंबर, मतलब खाता पृष्ठ संख्या। ये बिल्कुल पतला सा छोटा सा कॉलम होता है। फिर अमाउंट डेबिट यानी डेबिट की राशि है, और फिर अमाउंट क्रेडिट यानी क्रेडिट की राशि। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये बाजू में एक एंट्री दे रखी है जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसको लिखेंगे तो इसकी तारीख जो भी होगी यहां लिख देंगे, जैसे मान लो 5 तारीख है, और यहां उसी को उतार देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और इसके अमाउंट थी 5,000 तो 5,000 डेबिट हो जाएगी, और इधर कुछ नहीं, और इधर 5,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगी। और इसके बाद इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट रिसीव्ड। ये एक ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई। एक और बता रहा हूं मैं, वो अगला ट्रांजैक्शन था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये भी मान लो इसी तारीख में था, तो एंट्री हो गई यहां पर पर्टिकुलर में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना था, 2,000। बीइंग सैलरी पेड, ये इस तरह से हर ट्रांजैक्शन को करेंगे। और ये हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका पर्टिकुलर लिखेंगे, और पर्टिकुलर लिखने के बाद ये बंद कर देंगे। बंद यहां से यहां तक ही करना है, ध्यान रखिएगा। इनमें बंद की लाइन नहीं खींचना आपको। इस तरह से हर ट्रांजैक्शन को इधर उसकी डेट लिखेंगे और ऐसे उतारते चले जाएंगे। ये जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री करने का तरीका है। तो अब से आगे जब भी हम एंट्री करेंगे इस फॉर्मेट में करेंगे, इस फॉर्मेट के अंतर्गत करेंगे। इसमें LF नंबर वाला खाली रहता है क्योंकि इसका अलग उपयोग है। जब इससे यहां पता लगता है कि इसका खाता लेजर में कहां पर है। लेजर का पेज नंबर यहां पर लिखा जाता, जब एक्चुअल में होती है तब उसके उपयोग के लिए होता है। तो ये मैंने आज आपको जर्नल एंट्रीज और कुछ जनरल एंट्री बताई और उनको फॉर्मेट में कैसे करते हैं ये बताया। आपने मेरी बात को सुना, थैंक यू।